अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की मेरी कहानी है एक गरीब लड़की के बारे में। मैं एक पठान के घर काम करती। उस पठान की जवान बेटी रोज़ मुझे पैसे देती और कहती, आज रात तुम मेरी जगह सो जाना। मैं खुशी से वो पैसे लेती और रात को इसके बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो जाती। एक रोज़ पठान की बेटी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और कहा, तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ और यहाँ का रुख ना करना। इतने सारे पैसे देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रही है। मैं अगर सारी ज़िंदगी भी काम करती तब भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकती थी। खैर, मुझे इन बातों से क्या लेना देना। मैं तो खुशी से अपना सामान बांधकर अपने घर आ गई। अभी अपनी माँ को बता ही रही थी कि अचानक हमारे घर पुलिस आ गई। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैं रोती रही कि मेरा क्या कसूर है, मैंने कुछ नहीं किया। जबकि वो पुलिस वाला कहने लगा, ये तो तुम्हें वहीं जाकर पता चलेगा। वो मुझे थाने ले गई। जब वो पठान आया और इसने मेरे कान में एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। क्योंकि मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठी रो रही थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरा कसूर क्या है और मुझे किस जुर्म में यहाँ लाया गया था। तभी एक पुलिस वाली आई और मेरे पास आकर पूछने लगी, हाँ, कुछ याद आया तुमको, या मैं अपने तरीके से पूछूं? मैंने कहा, मुझे सब याद आ गया और मुझे अच्छे से पता है कि इस सब के पीछे कौन है। मैं सब बताऊंगी, लेकिन आपको मेरी कहानी सुकून से सुननी होगी। कहने लगी, ठीक है, तुम अपनी कहानी सुनाओ। अगर तुम बेकसूर हुई तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मेरा नाम साइमा है और मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी से छोटी 2 बहनें थी। मेरा कोई भाई नहीं था। मेरा बाप आवारा था। इसे घर की कोई फिक्र नहीं थी। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर हम जैसों को ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। मेरी माँ मुझे समझाती रहती कि मैं अपने बाप के आगे ज़बान ना चलाया करूँ। मैं माँ से कहती कि आप अब्बू जैसे इंसान को छोड़ क्यों नहीं देती, तो वो कहती कि हमारे ख़ानदान में औरत के लिए इसका शौहर ही सब कुछ होता है। मैं 16 और छोटी बहन 15 साल की हुई तो माँ मुझे और इसे भी काम पर लेकर जाने लगी। मैंने 1 हफ्ता काम पर जाने के बाद इनकार कर दिया, क्योंकि इस घर की मालकिन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो मुलाजमों को इंसान नहीं समझती थी। माँ को मैंने कह दिया कि पास वाले कॉलेज में एक झाड़ू लगाने वाले की ज़रूरत है, मैं वहाँ काम करूँगी। मैंने इस कॉलेज में जाना शुरू कर दिया। मैं कॉलेज में सबके काम भाग भाग कर करती रहती। कॉलेज वाले मेरे काम से बहुत खुश थे। उन्होंने मेरी तनख्वाह भी पूरे 15,000 बढ़ा दी। कॉलेज में एक लड़की को मैं बड़े गौर से देखती थी। वो घर से बुर्का पहन कर आती, मगर यहाँ उतार देती और पैंट शर्ट में मलबूस एक फैशन वाली लड़की बन जाती। उसका नाम पलवशा था। बहुत ही खूबसूरत थी। कॉलेज के लड़के इसके आगे पीछे फिरते, मगर वो एक काले रंग के आम से लड़के के साथ घूमती फिरती। सब कहते थे कि ये इसे पसंद करती है। मैं इसे पलवशा बाजी कहती थी, क्योंकि वो अक्सर मुझे खाने पीने की चीज़ें देती रहती थी। इसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। एक दिन मैं काम से वापस आई तो घर में अजीब तमाशा लगा हुआ था। पता चला कि अब्बा ने अपने किसी दोस्त से मेरा रिश्ता तय कर दिया। माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि इसके 2 बच्चे थे और अब्बा को ये लालच था कि वो बदले में पूरे 1 लाख रुपए देगा। मैंने अब्बा को मना किया तो अब्बा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अगले दिन कॉलेज में साफ सफाई करने के बाद मैं एक तरफ बैठकर रो रही थी। इतने में बाजी मेरे पास आई और मुझसे पूछा, क्यों रो रही हो? मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई और कहा कि अब्बा को 1 लाख रुपए का लालच आ गया। कहता है, अगर तू 1 लाख रुपए दे तो मैं तेरी शादी वहाँ नहीं करूँगा, फिर जिससे तू चाहे शादी कर लेना। लेकिन बाजी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं अब्बा को दे दूँ, और ना ही मुझे कोई पसंद करता है जो मुझसे शादी के लिए इतनी बड़ी कीमत अदा करे। बाजी कहने लगी, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम्हें 1 लाख रुपए भी दे दूं तो तुम इसके बदले मेरा एक काम करोगी? मैंने पूछा, कैसा काम? इसने कहा कि तुम ये कॉलेज की नौकरी छोड़कर
मेरे घर पर काम कर लो। मुझे एक वफादार मुलाजमा की ज़रूरत है। मैंने सोचा ये तो बड़ी अच्छी ऑफ़र है। वो मुझे 1 लाख रुपए के बदले नौकरी भी दे रही है। मैंने कहा ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में एक शक आने लगा, वो काम के बदले में 1 लाख रुपए क्यों दे रही है? मगर जब पैसे हाथ में आ जाए तो फिर कुछ याद नहीं रहता। मैंने 1 लाख रुपए अब्बा को दिया और कहा ये लो, मुझे पूरे 1 साल की एडवांस सैलरी मिली है। अब्बा को पैसे मिल गए। इससे अब मेरी कोई परवाह नहीं थी। मैंने माँ से इस लड़की के बारे में बात की तो माँ भी बहुत खुश हुई। खैर मैं अपना सामान लेकर इस पठान लड़की के घर चली गई। दरवाज़ा बाजी ने खोला, मुझे लेकर अंदर आ गई और कहा जब तक मैं न कहूँ तुम कुछ मत बोलना। मैं हैरान होकर एक तरफ बैठ गई। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि एक कमरे से एक बड़ी उम्र का पठान निकला। इसके हाथ में एक छड़ी थी। इसने आवाज़ दी। बाजी ने जल्दी से एक और मुलाजिम को इशारा किया। वो तेज़ी से भागते हुए इस पठान के पास पहुंच गया। इस पठान ने पूछा कि घर में कोई और भी है? तो बेटी ने कहा ये एक नई मुलाजमा घर आई है। फिर वो लड़का इस पठान को हाथ से पकड़कर बाहर लेकर जाने लगा। मुझे हैरत हो रही थी कि इस पठान को वो लड़का घर से बाहर जाते नज़र क्यों नहीं आया। फिर नज़रें इसके चेहरे पर पड़ी तो मुझे सारी कहानी समझ आ गई। वो पठान अंधा था, देख नहीं सकता था। मैंने घर की सफाई की, खाना पकाया। बाजी सुबह कॉलेज जाते वक्त बुर्का पहन लिया। अभी वो जाने ही लगी कि इसके बाप की आवाज़ आई, तुमने बुर्का पहना हुआ है या नहीं? फिर इसने हाथ लगाकर तस्दीक की कि वाकई इसकी बेटी ने बुर्का पहना हुआ है या नहीं। जब इसे तसल्ली हो गई तो इसने अपनी बेटी को घर से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। अब मुझे समझ आ रहा था कि बाजी क्यों बुर्का पहनती है। इसके वालिद पठान थे और बहुत सख्त थे। खैर मुझे इस घर का माहौल बहुत ही अजीब लगा। मैंने देखा कि वो साहब बाजी से बहाने बहाने से बात करने की कोशिश करते हैं, मगर वो साहब की किसी बात का ढंग से कोई जवाब नहीं देती। मुझे बहुत दुख हुआ। वो अपने बाप को धोखा दे रही है, इसके अंधे होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। मुझे वहाँ काम करते तीसरा दिन था। रात को बाजी मेरे क्वार्टर में आई और कहा कि मेरे घर से बाहर जा रही हूँ, तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ ताकि किसी को शक ना हो। मैं समझ गई कि बाजी का ताल्लुक जिस लड़के से चल रहा है उसी से मिलने जा रही है। बाजी ने कहा मैं तुम्हें पैसे दूंगी और फिर उन्होंने ढेर सारे पैसे मेरे हाथ पर रखकर मुझे कमरे में भेज दिया। मुझे डर लग रहा था अगर साहब को पता चल गया। वैसे तो वो अंधे थे, इन्हें कुछ नज़र नहीं आता था, मगर फिर भी अगर वो कमरे में आ गए चेक करने के लिए तो क्या होगा। खैर मैं बाजी के बिस्तर पर लेट गई और अपने ऊपर कंबल कर लिया। मुझे लग रहा था कि अब परेशानी के मारे मुझे नींद नहीं आएगी, मगर मैं जल्दी ही सो गई। जब मुझे होश आया तो देखा बाजी वापस आ गई थी और मुझे उठा रही थी। बाजी ने मुझे उठाकर किचन में भेज दिया। साहब का कमरा नीचे था, बाजी का ऊपर, मगर सुबह नाश्ता वो दोनों इकट्ठे करते थे। अगली रात को फिर बाजी ने मुझे पैसे दिए और कहा कि मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, मैं घर से बाहर जा रही हूँ। आज रात को भी मुझे बहुत गहरी नींद आई। फिर रोज़ाना यही होने लगा। बाजी मुझे पैसे देकर अपने बिस्तर पर सुला देती। मुझे अब शक होने लगा, ज़रूर दाल में कुछ काला है। अगर बाजी को किसी से मिलने जाना भी होता तो मुझे अपने बिस्तर पर सुलाने की क्या ज़रूरत थी। और सबसे बड़ी बात कि मुझे भी इसके बिस्तर पर लेटते ही फ़ौरन नींद आ जाती है। ज़रूर बाजी मुझसे कुछ छुपा रही है। मुझे इसका अपनी मदद के लिए दिया 1 लाख रुपए याद आया। बाजी ने आज तक वो पैसे मांगे नहीं, बल्कि और पैसे देती रही। मैंने सोचा कि मुझे पता चलाना चाहिए कि बाजी मुझे अपने बिस्तर पर सुलाकर खुद कहाँ जाती है। अगले रोज़ मैंने कमरे में जाते ही बेड पर 2 तकिए रखे, ऊपर चादर डाल दी। अब कोई दूर से देखता तो इसे यही लगता कि कोई सोया हुआ है। ये काम करने के बाद मैं चुप गई और देखने लगी क्या होता है।
आधा घंटा गुजर जाने के बाद मुझे कमरे के बाहर सरगोशियों की आवाज़ आने लगी। फिर ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई कि कमरे में 3 नौजवान लड़के दाखिल हुए। इनको मैंने पहचान लिया। बाजी कहने लगी, ये नहीं उठने वाली। मैं रोज़ जो बिस्तर पर परफ्यूम छिड़कती हूँ, इससे ये बेहोश होकर नींद से सोती है। बड़े खान को तो वैसे भी दिखाई नहीं देता। इन्हें लगता होगा कि ये पलवशा सो रही है। अब चलो अपना काम करें, हमारे पास कुछ ही तो वक्त होता है। वो सब इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। मैं सोचने लगी कि ये सब किस काम की बात कर रहे हैं और यहाँ क्या करते फिरते हैं। मैं चोरी चोरी इनके पीछे चल पड़ी। वो सब बाहर लान में चले गए। तीनों लड़के लान की खुदाई कर रहे थे। मैं डर गई कि ये क्या कर रहे हैं। मुझे एकदम साहब का ख्याल आया, बाजी कहीं इनके साथ गलत तो नहीं कर रही। मगर फिर सोचा, एक बेटी होने के नाते ऐसे कैसे कर सकती है। शायद बात कुछ और थी। सुबह होने से पहले ही उन्होंने काफ़ी खुदाई कर ली, मगर शायद जिसका जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। बाजी ने कहा, हिम्मत नहीं हारनी, कल बाकी का जो काम रह गया वहाँ से शुरुआत करेंगे। वो तीनों लड़के चले गए। मैं भागकर कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई। अगले 2-3 दिन यही ड्रामा चलता रहा। मैं रोज़ चुप कर देखती और वो लान में खुदाई करके जाने क्या ढूंढ रहे थे। 3 दिन पहले की बात है कि इस रात में खिड़की के करीब से छुप कर बाहर देख रही थी। अचानक एक लड़के की आवाज़ आई। कहने लगा, लगता है ख़जाना मिल गया। ख़जाने का नाम सुनकर मैं चौंक गई और इस लड़की की आवाज़ सुनकर बाकी सब लड़के भागकर इसके पास चले आए। इन लोगों के हाथ वाकई एक लोहे का बक्सा था जिसके अंदर काफ़ी सोना पड़ा हुआ था। मैंने इतना ज़्यादा सोना अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। वो सब खुशी से पागल हो रहे थे। बाजी ने इन सब के साथ मिलकर वो 10 से 15 किलो सोना एक थैले में डाला और अंदर आ गई। बाजी ने वो सारा सोना अपनी अलमारी में रखा और वो तीनों फिर से बातें करते हुए बाहर चले गए। मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, एक बार बड़े साहब मेरे कमरे में ज़रूर आए थे। वो मुलाजिम के साथ आए थे। फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा, लेकिन इसके बाद वो कभी नहीं आए। शायद बाजी इन्हें नींद की गोलियां खिला देती थी, इसीलिए इन्हें भी कुछ खबर नहीं हुई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बाजी को इस खजाने का कैसे पता चला और इन्होंने अपने बाप से क्यों छुपाया। इस दिन तुम छुट्टी पर चली जाओ। इसके बाद बाजी ने मुझे कहा कि तुम छुट्टी पर चली जाओ। मैं अपने घर आ गई। बाद में वहाँ बाप बेटी के साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। मुझे लगता है कि बाजी के साथियों की नीयत में फतूर आ गया होगा, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ किया होगा। मैंने सारी कहानी सुनाकर दम लिया। पुलिस वाली को देखा। वो मुझे पूछने लगी, तुम्हें कैसे पता चला कि वो दोनों बाप बेटी थे। इस सवाल पर मैं इसे हैरत से देखने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या पूछने की कोशिश कर रही है। इसने फिर से सवाल किया, क्या पलवशा ने तुम्हारे सामने कभी इस बूढ़े पठान को बाबा कहा। बहुत सोचने पर भी मुझे याद नहीं आया कि उन्होंने कभी मेरे सामने एक दूसरे को बाप बेटी नहीं कहा, मगर वो देखने में बाप और बेटी लगते थे। पुलिस वाली कहने लगी, तुम एक बेवकूफ़ लड़की हो, अपने ही तौर पर अंदाजे लगा रही हो। वो दोनों बाप बेटी नहीं बल्कि मियाँ बीवी है। मेरे सर पर जैसे जेल की छत आन पड़ी। बाजी इस पठान की बीवी थी। मुझे 2 महीने हो गए थे और मैं यही समझ रही थी कि वो इनकी बेटी है। फिर वो पुलिस वाली कहने लगी, पलवशा ने तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और शक किया है कि मेरे घर से वो सारा सोना तुमने चोरी किया है और तुम मुझे अलग कहानी सुना रही हो। मैंने कहा, अगर तो वो वाकई मियाँ बीवी हैं तो साफ बात है कि बाजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर साजिश की है। मैं ये सोचने लगी शायद कि मेरी गलती है जो इनको बाप बेटी समझ लिया, लेकिन मैंने कई बार बाजी के सामने इनका बाप बोला था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सच क्यों नहीं बताया। पता नहीं बाजी क्या चाहती थी, लेकिन इसको मेरे साथ यूँ नहीं करना चाहिए था। मेरा कितनी बार दिल चाहा कि साहब को बाजी की हकीकत बता दूं, मगर हर बार मैं चुप कर जाती। मगर अब अफसोस हुआ, काश मैं बता देती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। पुलिस बाजी को गिरफ्तार करके जेल में ले आई और मेरी वाली जेल में ही कैद कर लिया।
इनका चेहरा गुस्से से लाल था, जैसे वो अभी मुझे मार डालेगी। फिर वो खुद ही जोर से बैठ गई और कुछ देर बाद मैंने कहा, बाजी आपने मुझे क्यों फंसाया? मैंने भी सारे राज पुलिस को बता दिए। ना आप मेरे साथ ऐसा करती और ना आज यहाँ होती। आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? वो गर्दन झुकाकर रोने लगी और कहने लगी, मेरी और तुम्हारी कहानी में ज़्यादा फर्क नहीं है। जिस तरह तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी पैसों के लालच में करवाना चाहता था, इसी तरह मेरे बाप ने भी यही कुछ किया। एक नाबीना और बड़ी उम्र के मर्द को मुझ जैसी हसीन और जवान लड़की सौंप दी। ये कहाँ का इंसाफ था? मेरे भी कुछ अरमान थे, ख्वाब थे, लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं की। मेरा शौहर नाबीना तो नहीं था, मगर इसकी बिनाई बिल्कुल ख़त्म थी। इसे बहुत कम दिखाई देता था। इसके पास एक वाहिद जो खूबी थी वो इसकी दौलत थी। मैंने इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया और इससे 2 साल का वक्त मांगा। अपनी तालीम पूरी करने की इजाज़त मांगी। इसने मेरी बात मान ली, मगर शर्त रखी कि मैं अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक बुर्का पहनकर बाहर जाया करूँगी। मैं इसकी तसल्ली के लिए घर से बुर्का पहनकर चली जाती और कॉलेज में जाकर अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने लगती। मैं वहाँ एक लड़के को पसंद करने लगी थी। वो जवान था, मेरी ही उम्र का था और मेरी तारीफ़ ऐसे लफ्ज़ों में करता जैसे मैं अपने शौहर के मुँह से सुनना चाहती थी। ज़िंदगी तो वो थी जो मैं बाहर आज़ादी से जी रही थी। मेरा दिल अपने शौहर के घर में नहीं लगता था। मेरे 2 साल मांगी हुई मुद्दत ख़त्म होने वाली थी। मैं इससे पहले ही इसके घर से भागकर जाना चाहती थी। एक दिन मैंने इसे फ़ोन पर बात करते सुना कि वो किसी को बता रहा था कि इसके घर के लान में इसने अपनी बीवी का सारा ज़ेवर दबा कर रखा है। भला ऐसी बातें कौन किसी को बताता है? मैं अपने दोस्तों के साथ इसका सब कुछ लेकर भाग जाना चाहती थी। मेरे दोस्तों ने ही डाका डालने का नाटक किया और मैंने सब कुछ इनके हाथ भिजवा दिया कि कोई मुझ पर शक ना कर सके। तुम्हें इसलिए काम पर रखा था ताकि वक्त आने पर सारा इल्ज़ाम तुम्हारे सर पर डाल सकूं। मगर मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरी सारी सरगर्मियों से वाकिफ़ हो चुकी हो। मैंने कहा, आपने अपने शौहर को धोखा दिया, अच्छा नहीं किया। आपने बहुत गलत किया। एक शख्स के निकाह में होते हुए दूसरे से ताल्लुक़ बढ़ाया, फिर इसको लूटने का प्लान बनाया, लूट भी लिया, फिर एक बेकसूर इंसान यानी मुझे फंसा दिया। लेकिन सच कभी नहीं छुपता, वो एक न एक दिन सामने आ जाता है। कुछ दिनों के बाद मुझे छोड़ दिया गया और बाजी को अदालत में पेश कर दिया गया। इस पर लूट मार, शौहर के धोखा के साथ कत्ल का इल्ज़ाम भी लगा दिया गया, क्योंकि वो बूढ़ा पठान सर में चोट लगने की वजह से मर चुका था। बाजी के दोस्तों को भी पकड़ लिया गया। लालच ने बाजी को कहीं का नहीं छोड़ा। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। अपने प्यारों को बहुत से ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।